हेलो फ्रेंड्स। हम दिल्ली सल्तनत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष दिल्ली के स्थान पर अपनी राजधानी या मोहम्मद बिन तुगलक किस वर्ष दिल्ली के स्थान पर अपनी राजधानी देवगिरी ले गया था? दिल्ली के स्थान पर इसने देवगिरी को राजधानी बनाया। और देखिए, देवगिरी का नाम बदल कर रखा गया था दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा गया। और देवगिरी को कुवतुल इस्लाम के नाम से भी जाना जाता है। देवगिरी का अन्य नाम मिलता है कुवतुल इस्लाम। देवगिरी का एक नाम मिलता है कुवतुल इस्लाम। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी राजधानी कब स्थापित की है, यानी दिल्ली से देवगिरी राजधानी कब लेके गया? 1326 की यदि हम बात करें, 1325-26 की बात है तो दोआब क्षेत्र में कर वर्दी करता है। दोआब क्षेत्र में कर वर्दी 1325-26 में तो दोआब क्षेत्र में कर वर्दी की जाती है। 1329 की यदि हम बात करें, 1329 में मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। 1329 में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। इसके बाद हम बात करें 1333 में इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आता है। और तो सही जवाब होगा हमारा 1327। सही जवाब क्या होगा? 1327। तो राजधानी परिवर्तन कब किया था? 1327 में। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली वासियों को दंडित करने के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। दिल्ली वासियों को दंडित करने के लिए राजधानी का परिवर्तन किया था। यानी किसके अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली वासियों को दंडित करने के लिए राजधानी का परिवर्तन किया था? जियाउद्दीन बर्नी, इसामी, फरिश्ता और इब्न बतूता। तो इसका सही जवाब है इब्न बतूता। सही जवाब क्या है? इब्न बतूता। इब्न बतूता ने क्या लिखा है कि दिल्ली के जो लोग हैं वो सुल्तान को धमकी भरे पत्र लिखते थे। धमकी भरे पत्र लिखते थे, ये इब्न बतूता बताता है। इसीलिए दिल्ली वासियों को दंडित करने के लिए राजधानी का परिवर्तन किया। और अभी हमने चर्चा की है कि राजधानी का परिवर्तन कब होगा? 1327 में। कब होगा? 1327 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान के अनुसार दिल्ली के नागरिकों की शक्ति को तोड़ने के लिए राजधानी का परिवर्तन? अभी हमने चर्चा की है कि दिल्ली के लोगों को या दिल्ली वासियों को दंडित करने के लिए राजधानी का परिवर्तन किया। तो उसका समर्थन किसने किया है? इब्न बतूता ने। अब नया क्वेश्चन है हमारे सामने, किस विद्वान के अनुसार दिल्ली के नागरिकों की शक्ति को तोड़ने के लिए राजधानी परिवर्तन किया गया था? इसका सही जवाब है इसामी। सही जवाब क्या है दोस्तों इसका? इसामी। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में स्थित होने के कारण देवगिरी को राजधानी चुना गया था? इसका सही जवाब है जियाउद्दीन बर्नी। बर्नी ने क्या लिखा है कि साम्राज्य के केंद्र में, देवगिरी साम्राज्य के केंद्र में था, इसलिए इसे राजधानी चुना गया। इब्न बतूता ने क्या कहा है कि दिल्ली के लोगों को दंडित करने के लिए राजधानी को बदला गया है। और इसामी ने क्या लिखा है कि दिल्ली के नागरिकों की शक्ति को तोड़ने के लिए राजधानी का परिवर्तन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यानी जब राजधानी परिवर्तन किया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, तो उसके बारे में एक वाक्य मिलता है कि नगर पूरी तरह से उजड़ गया था। नगर की इमारतों, महल और आसपास के इलाकों में एक कुत्ता अथवा बिल्ली तक नहीं बचा था। यानी जब दिल्ली से देवगिरी राजधानी स्थानांतरित की जाती है तो उस स्थिति या उस समय की घटना का उल्लेख करते हुए किस विद्वान ने लिखा है कि नगर पूरी तरह से उजड़ गया था,
नगर की इमारतों, महल और आसपास के इलाकों में एक कुत्ता अथवा बिल्ली तक नहीं बचा था। इसका सही जवाब है जियाउद्दीन बरने। सही जवाब क्या है इसका? जियाउद्दीन बरने। अगला क्वेश्चन देखिए। किस किस विद्वान के अनुसार प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था तथा तुगलकाबाद के सामने कांसे के टंकों का पहाड़ जैसा ढेर लग गया था? किस विद्वान के अनुसार प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था तथा तुगलकाबाद के सामने कांसे के टंकों का पहाड़ जैसा ढेर लग गया था? तो इसका सही जवाब है जियाउद्दीन बरने। जियाउद्दीन बरने ने क्यों कहा है? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के स्थान पर कांसे का टका प्रारंभ किया था। सांकेतिक मुद्रा के रूप में कांसे का टका, चांदी के स्थान पर कांसे का टका प्रारंभ किया था। इसलिए इसने लिखा है कि घर घर में, यानी प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के स्थान पर तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलाई है? किस विद्वान के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के स्थान पर तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलाई? फरिश्ता, मोहम्मद हबीब, सतीश चंद्र और जियाउद्दीन बरने। तो 4 विद्वान हैं हमारे सामने। अगर हम फरिश्ता की बात करें, देखिए फरिश्ता ने तो क्या बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल की सांकेतिक मुद्रा चलाई है। फरिश्ता के अनुसार तो पीतल की। जियाउद्दीन बरनी की यदि हम बात करें, इसके अनुसार सांकेतिक मुद्रा कौन से धातु की है? तांबे की। तो हमारा उत्तर तो क्या होगा? तांबा। लेकिन इनको भी थोड़ा सा समझना है। पीतल की सांकेतिक मुद्रा बताने वाला कौन था? फरिश्ता। 2 विद्वान हैं, मोहम्मद हबीब और सतीश चंद्र। मोहम्मद हबीब और सतीश चंद्र, इनके अनुसार कांसे की सांकेतिक मुद्रा चलाएगी। तो एक ही क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। यानी चांदी के स्थान पर तांबे की मुद्रा बताने वाला तो कौन है? जियाउद्दीन बरनी। तो उत्तर तो ये हो जाएगा हमारा। इसमें ऑप्शन में 3 नाम हो रहे हैं। फरिश्ता ने क्या बताया कि पीतल की सांकेतिक मुद्रा चलाई। मोहम्मद हबीब और सतीश चंद्र ने क्या बताया? कांसे की सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस अभियान के लिए 3,70,000 की सेना का गठन कर लिया था? 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना का गठन कर लिया था और इस सेना को 1 साल का अग्रिम वेतन भी दे दिया। लेकिन इसकी ये योजना असफल होती है क्योंकि अभियान ही नहीं हो पाया था। तो ये पूछा गया कि किस अभियान के लिए 3,70,000 की सेना तैयार की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा खुरासान अभियान। सही जवाब क्या होगा? खुरासान अभियान। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस अभियान के लिए त्रिमैत्री संगठन का गठन किया था? त्रिमैत्री संगठन का गठन किया था, यानी किस अभियान के लिए या किस अभियान के विरुद्ध त्रिमैत्री, 3 राजाओं के समूह का गठन किया था? तो इसका भी सही जवाब तो क्या होगा? खुरासान अभियान। सही जवाब क्या होगा इसका? खुरासान अभियान। और ये जो त्रिमैत्री संगठन है, अगर हम इस त्रिमैत्री संगठन की बात करें, तो एक तो खुद मोहम्मद बिन तुगलक हो गया। त्रिमैत्री संगठन में एक तो खुद मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, एक मिस्र का सुल्तान हो गया, एक कौन है? मिस्र का सुल्तान, और एक तीसरा कौन है? मंगोल शासक तरमासरीन, ये मंगोल शासक है। तो त्रिमैत्री संगठन बनाया, लेकिन ये अभियान ही नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी?
दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई, इसका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। और आपको पता है सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कब किया जाएगा? 1829 में। किसके द्वारा? इस समय भारत का गवर्नर जनरल होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, और इसे गैर कानूनी घोषित करवाने वाले कौन होंगे? राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय कौन सा सूफी संत उसके शिविर में उपस्थित था? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय कौन सा सूफी संत उसके शिविर में उपस्थित था? निजामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इसका सही जवाब होगा नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। ध्यान रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय कौन सा सूफी संत उसके शिविर में उपस्थित था? तो उसका सही जवाब होगा नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की स्थापत्य कला से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसको ध्यान से समझना है, यानी सत्य नहीं पूछा गया, कौन सा कथन सत्य नहीं है? दिल्ली में जहाँ पनाह नगर बसा है, ये सही बात है। तुगलकाबाद के समीप आदिलाबाद फोर्ट का निर्माण करवाया, 12 खंबा महल का निर्माण करवाया। दिल्ली में लाल महल इसने नहीं, बलबन ने बनवाया था। लाल महल का निर्माण किसने करवाया था? बलबन ने। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। तो ऑप्शन में हमारा सही जवाब होगा लाल महल का निर्माण इसने नहीं, बलबन ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया का मकबरा? एक तो निजामुद्दीन जो औलिया हैं उसका मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में स्थित है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश कहा जाता है? किस शासक को मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश कहा जाता है? तो ये इसका सही जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। तो किस मध्यकालीन शासक को कल्याणकारी, यानी कल्याणकारी तो है लेकिन नीति कैसी है? निरंकुशता की नीति है। तो इसका सही जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद देखिए, फिरोज शाह तुगलक का मूल नाम क्या था? फिरोज शाह तुगलक का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन है बहाउद्दीन। तो बहाउद्दीन तो बलबन का मूल नाम था, बलबन का मूल नाम था। जोना खां की यदि हम बात करें, ये मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम है। गाजी मलिक के बारे में अगर हम बात करें, ये गयासुद्दीन तुगलक का नाम मिलता है, गयासुद्दीन तुगलक का। तो ऑप्शन बच गया कौन सा? कमालुद्दीन। तो कमालुद्दीन फिरोज, मूल नाम क्या था इसका? कमालुद्दीन। फिरोज शाह तुगलक का मूल नाम क्या है? कमालुद्दीन। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मुस्लिम शासक जिसने दिल्ली से बाहर स्थित मज़ारों पर जाने से मुस्लिम महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी पहला मुस्लिम शासक जिसने दिल्ली से बाहर जो मज़ारें बनी हुई हैं वहाँ मुस्लिम महिलाओं को जाने से रोक दिया था। तो इसका सही जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। और इसी का अनुसरण करते हुए दूसरा शासक आगे आएगा, उस शासक का नाम होगा सिकंदर लोदी। उस शासक का नाम क्या होगा? सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बेरोजगारों के लिए रोजगार कार्यालय की स्थापना कर दी है? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बेरोजगारों के लिए रोजगार कार्यालय की स्थापना की? तो इसका सही जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। इसका सही जवाब क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों के लिए एक रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समय दिल्ली में नक्षत्रशाला की स्थापना तथा जल घड़ी का विकास हुआ? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। दिल्ली में नक्षत्रशाला की स्थापना होती है और एक सूचक उपकरण के रूप में, सूचना देने वाले उपकरण के रूप में जल घड़ी का विकास किया गया। तो सही जवाब क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। और
फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत का जयसिंह भी कहा जाएगा। सल्तनत का जयसिंह। तो जयसिंह जयपुर का शासक था, सल्तनत का जयसिंह किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। अगला क्वेश्चन देखिए, फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतुवात ए फिरोज शाही, फिरोज तुगलक की आत्मकथा है फुतुवात ए फिरोज शाही, तो फुतुवात ए फिरोज शाही इन्होंने कौन सी भाषा में लिखी है? अरबी, तुर्की, फारसी और उर्दू। ध्यान रखेंगे कौन सी भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, गुलामों की देखभाल के लिए, गुलामों की देखभाल के लिए फिरोज तुगलक ने किस विभाग का गठन किया था? एक तो हमें ध्यान रखना है, फिरोज तुगलक के समय सर्वाधिक गुलाम थे 1,80,000। सर्वाधिक गुलामों की संख्या किसके समय है? फिरोज तुगलक के समय। तो इसने गुलामों की देखभाल के लिए किस विभाग का गठन किया है? तो पहला है हमारे सामने दारुल सफ़ा। दारुल सफ़ा क्या था? ये गरीबों के लिए एक चिकित्सालय था। गरीबों के लिए ये तो क्या है? चिकित्सालय। दारुल सफ़ा, इसका निर्माण भी किसने करवाया है? फिरोज तुगलक ने। दूसरा नाम है दीवान ए इस्तिहाक। दूसरा नाम क्या आता है? दीवान ए इस्तिहाक। ये वृद्धावस्था से संबंधित पेंशन का कार्य करने वाला विभाग था। वृद्धावस्था में पेंशन से संबंधित, यानी वृद्ध लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था करने के लिए कौन से विभाग की स्थापना की गई? दीवान ए इस्तिहाक। दारुल सफ़ा क्या है? चिकित्सालय है गरीबों के लिए, और ये वृद्ध लोगों की पेंशन की व्यवस्था के लिए है। अगला जो नाम है सी, सोहरत ए आम। सोहरत ए आम क्या है? सार्वजनिक निर्माण विभाग। सार्वजनिक निर्माण विभाग। तो ध्यान रखना है, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना करने वाला फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन करने वाला फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी। तो दारुल सफ़ा ये चिकित्सालय हो गया। दीवान इस्तिहाक ये एक तरीके से वृद्ध लोगों की पेंशन से संबंधित विभाग हो गया। सोहरत आम ये सार्वजनिक निर्माण विभाग हो गया। और दीवान बंदगान ये दासों की देखभाल के लिए एक विभाग हो गया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू कर दिया था? शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू करने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन देखिए, फिरोज तुगलक ने अनाथ एवं विधवा मुस्लिम स्त्रियों की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना की है? फिरोज तुगलक ने अनाथ एवं विधवा मुस्लिम, ये ध्यान रखना है केवल मुस्लिम स्त्रियों के लिए है ये, मुस्लिम स्त्रियों की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना की? दीवान ए अर्ज। ये तो आपको पता है कौन सा विभाग है? सैन्य विभाग है। और इसका गठन सबसे पहले कौन करता है? बलवन करता है। दीवान ए बंदगान ये दासों से संबंधित विभाग है। तो दीवान ए खैरात, सही जवाब क्या होगा? दीवान ए खैरात। और दीवान ए मुस्तखराज इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जिसका हम पहले वाले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। तो अनाथ और विधवा मुस्लिम स्त्रियों की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना की गई है? दीवान ए खैरात। और ये जो विभाग है, ये विभाग गरीब मुस्लिम लड़कियों के विवाह की व्यवस्था भी करता था। गरीब मुस्लिम लड़कियों की, ध्यान रखना है केवल मुसलमानों के लिए है ये, गरीब मुस्लिम लड़कियों के विवाह की व्यवस्था भी करता था। अभी हमने चर्चा की है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को सल्तनत काल का जयसिंह कहा जाता है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश के किस शासक ने बहराइच जगह का नाम है बहराइच, योद्धा संत सालार मसूद गाजी, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ, ध्यान रखेंगे। तुगलक वंश के किस शासक ने
बहराइच के योद्धा संत सालार मसूद गाजी के मकबरे की यात्रा की थी। सालार मसूद गाजी के मकबरे की यात्रा की। तो इसका सही जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। सही जवाब क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समय सैयद मोहम्मद के नेतृत्व में महदवी आंदोलन की शुरुआत हुई? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समय सैयद मोहम्मद, तो एक क्वेश्चन ये बन गया कि किसके नेतृत्व में महदवी आंदोलन चलता है? सैयद मोहम्मद के नेतृत्व में। और ये जो महदवी आंदोलन है ये किसके समय होता है? फिरोज शाह तुगलक के समय। और फिरोज शाह तुगलक ने इस आंदोलन को कठोरतापूर्वक दबा दिया था। इस आंदोलन का कठोरतापूर्वक दमन कर दिया था और एक रुक्न नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। यानी रुक्न नामक व्यक्ति, रुक्न जो अपने आप को या स्वयं को मेहदी कहा करता था, इसे मृत्यु दंड की सज़ा दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने दासों के निर्यात एवं व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। अभी हमने बात की थी कि सती प्रथा पर रोक लगाने वाला पहला शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। अब सर्वाधिक दास 1,80,000 हैं। दासों की देखभाल के लिए विभाग स्थापित किया जा रहा है, लेकिन इसी फिरोज शाह तुगलक ने ही दासों के निर्यात एवं व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य के खर्चे पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला। राज्य के खर्चे पर यानी खुद फिरोज शाह तुगलक धन की व्यवस्था करेगा। अगर कोई व्यक्ति हज की यात्रा पे जाना चाहता है तो राज्य के खर्चे पर हज की यात्रा की व्यवस्था करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका सही जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन देखिए, सम्राट अशोक के स्तंभ लेखों को दिल्ली में स्थापित करवाने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो जवाब तो फिरोज शाह तुगलक है। तो 2 स्तंभ लेख हैं। कितने हैं? 2। एक तो मेरठ में स्थित था और एक टोपरा, जो हरियाणा के पास पड़ता है, टोपरा। यहाँ अशोक के स्तंभ लेख स्थित है। इन दोनों को फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ स्थापित करवाया? दिल्ली में स्थापित करवाया। इन दोनों को कहाँ स्थापित करवाया? दिल्ली में। इसीलिए इन्हें दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख और दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है। और फिरोज तुगलक ने कैपस्टन नामक यंत्र के माध्यम से इन्हें मेरठ और टोपरा से दिल्ली में स्थापित करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चांदी का कौन सा सिक्का चलाया गया? क्वेश्चन पूछा गया है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चांदी का कौन सा सिक्का चलाया गया? तो चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? संसगनी कहलाता था। चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? संसगनी। और ये जो संसगनी है, इसका मूल्य कितने जीतल के बराबर होता था? 6 जीतल। जीतल यानी तांबे का सिक्का होता है। जीतल का मतलब क्या हुआ? तांबे का। यानी 6 जीतल यानी 6 तांबे के सिक्के और 1 चांदी का सिक्का। तो चांदी का जो सिक्का है वो संसगनी है, लेकिन इसका मूल्य कितने जीतल के बराबर होता था? 6 जीतल के बराबर होता था। इसके बाद 2 शब्द हैं, अद्दा एवं बिख। अद्दा एवं बिख, ये दोनों तांबे के सिक्के हैं। ये भी किसने चलाए हैं? फिरोज तुगलक ने। ध्यान रखना है भाई, चांदी का जो सिक्का है वो संसगनी है, इसका मूल्य कितना है? 6 जीतल। अद्दा और बिख नामक तांबे का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? ये भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलाया गया। और एक नाम है आपके सामने दोगानी। एक नाम क्या है? दोगानी। यानी जो संसगनी है, संसगनी जो सिक्का है उसके आधे मूल्य का सिक्का होता था दोगानी। ये जो संसगनी है इसके आधे मूल्य का सिक्का, आधे मूल्य का जो सिक्का है वो क्या कहलाता था? दोगानी। तो हमारा सही जवाब क्या होगा इसमें? संसगनी। सही जवाब क्या है? संसगनी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश के किस शासक ने
नक्षत्र एवं विज्ञान से संबंधित, नक्षत्र एवं विज्ञान से संबंधित संस्कृत भाषा का एक ग्रंथ है। तुगलक वंश के किस शासक ने नक्षत्र एवं विज्ञान से संबंधित संस्कृत भाषा के ग्रंथ दलायते फिरोज शाही, संस्कृत भाषा के ग्रंथ का किस नाम से अनुवाद करवा दिया? दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। तो शासक यहाँ भी कौन हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। शासक कौन होगा? फिरोज शाह तुगलक। और यदि हम इसकी बात करें कि इसका फारसी भाषा में अनुवाद, इसका संस्कृत भाषा से कौन सी भाषा में अनुवाद करवा रहा है? फारसी में। ये थोड़ा मिस है, ध्यान रखेंगे। संस्कृत भाषा से कौन सी भाषा में, यानी संस्कृत भाषा का तो ग्रंथ है ही, कौन सी भाषा में अनुवाद करवा रहा है? फारसी भाषा में। और इसका फारसी में अनुवाद करने वाला कौन था? खालिद किरमानी। फारसी भाषा में अनुवाद करने वाला कौन था? खालिद किरमानी। और खालिद किरमानी कौन है? ये फिरोज तुगलक का राज कवि था। ये फिरोज तुगलक का राज कवि था। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।